गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे L1 कोचिंग के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में, जहां पर हम लोग क्लास 9 के सिलेबस को स्टार्ट करे हैं। और क्लास 9 के सिलेबस के पहले चैप्टर को हमने टच किया है और उसमें हम लोग बहुत ही बेसिक बातें हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और अभी तक हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। 9 लेक्चर पूरे के पूरे हो गए हैं। अब कुछ ही लेक्चर इस चैप्टर में बचे हुए हैं, तो आज हम लोग 10वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि कुछ अलग चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने आपको मैटर के बारे में बताया था और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने पूरा का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है। मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमने एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर देखा, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हमने मैटर किया था, और फिर डिफरेंट स्टेट्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं, किन किन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर एक दूसरे से अलग अलग हैं। और पिछले क्लास में, कल के क्लास में मैंने आपको बताया था रीजंस बिहाइंड देयर डिफरेंसेस, कि उनके डिफरेंसेस के पीछे क्या अहम रीजंस हैं। और हमने रीजंस को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। या तो इंटर पार्टिकल स्पेस की वजह से हो सकता है, या तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो सकता है, या तो हमने एक और पैरामीटर को हमने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। यही 3 पैरामीटर जो है स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफ्रेंशिएट करता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस क्यों एक दूसरे से अलग होता है, ये 3 पैरामीटर उनको डिस्क्राइब करता है, उनको जस्टिफाई करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मैटर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हमने एक इम्पॉर्टेंट हिस्से को हमने कवर कर लिया है। अब जो बारी है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ और जो मैटर से जुड़ी हुई बची रह गई हैं, उसको भी हम लोग इस क्लास में या इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुधीर, ममता, साहिल एंड कुछ और बच्चे जो है आने वाले होंगे। मे बी शायद कनेक्शन प्रॉब्लम होगा, जो भी वो तो अलग बात है। पर हम जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज लेक्चर नंबर 8। टॉपिक विल बी द सेम, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और L1 एस्पायर ऐप को हम स्किप करते हैं और डाउनलोडिंग पार्ट भी आप जानते हैं। और समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, कि कल के लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बताया था। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कल के लेक्चर में हमने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने थोड़ा सा विजुलाइज कराया था, और फिर रीजंस फॉर द प्रॉपर्टीज डिफरेंस इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। दैट वाज द डिटेल डिस्कशन विच वी टुक इन द प्रीवियस लेक्चर। सर, इन L1 Aspire app chart is showing. सुधीर, प्लीज़ गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर। बेटा, कॉन्टैक्ट नंबर तो हम अभी नहीं दे सकते हैं, पर फिर भी इन केस अगर आपकी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो L1 Aspire ऐप पर एक व्हाट्सएप पेज का लिंक होता है, और उस लिंक के थ्रू आप अपनी कोई भी परेशानी को हमसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि उस लिंक के थ्रू सीधे क्वेश्चन जो है वो मेरे पास ही आता है, सीधे मेरे पास आता है, मैं उससे कनेक्टेड हूँ। मेरा जो स्मार्टफोन है उस लिंक से कनेक्टेड है। तो यही हमने किया है कि पिछले सेशन में हमने कोई भी अलग तरीके से कुछ नहीं किया था। हमने बस L1 एस्पायर ऐप पर पूरा फोकस कर लिया था कि L1 एस्पायर ऐप में क्लियर डाउट सेशन में हमने वहाँ पर व्हाट्सएप पेज के थ्रू हमने कनेक्टिविटी टीचर्स के साथ मेंटेन कर दिया था। तो बच्चे क्या करते थे कि अपना डाउट्स है, अपना आंसर है, अपना सोल्यूशन है, जो कुछ भी उनको टीचर के साथ शेयर करना है, उनके साथ वो शेयर कर देते हैं, और विद इन अ डे, एक दिन के अंदर हम उसको रिवर्ट बैक कर देते हैं और आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया है L1 एस्पायर ऐप। कि अगर आपके पास L1 एस्पायर ऐप है तो आप समझ सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि पूरा का पूरा हमने कनेक्टिविटी कर लिया है। और इसी की वजह से पिछला सेशन जो है हमारा काफ़ी सक्सेसफुल चला था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, काफ़ी सक्सेसफुल चला था। इतना सक्सेसफुल हुआ था कि जब हम फिर से फिज़िकल क्लासरूम हमने स्टार्ट किया, नवंबर के मंथ में फ़िज़िकल क्लासरूम स्टार्ट किया, तो वहाँ पर
हमने देखा कि जो बच्चे फिर से हमारे ऑफलाइन क्लास को अटेंड कर रहे थे, उनका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा था, वो धड़ाधड़ आंसर देने लगे थे। इनफैक्ट उनको कभी कभी ये लगता था कि हम फालतू में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करें हैं। पर एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट जो है उतना ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप L1 एस्पायर ऐप पर जुड़ जाएं। तो अभी जो है लाइव क्लास जो है L1 एस्पायर ऐप पर नहीं चल रही है, क्योंकि मैं कल ये पूछा था हमारी टेक्निकल टीम से कि क्या L1 एस्पायर ऐप पर लाइव क्लास चल रही है, तो उन्होंने बोला था कि अभी नहीं चल रही है, पर हम लोग L1 एस्पायर ऐप में धीरे धीरे स्विच कर जाएंगे। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे, जैसे ही बच्चों का एडमिशन हम लोग करा लेंगे। तो फिर भी L1 एस्पायर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप सर्च करिए, देखिए वहाँ पर आपको काम की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इनफैक्ट वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है फॉर दी ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, ओके सर, मेरे स्कूल में चैप्टर 1 कैंसिल हो गया है, चैप्टर 2 यूनिट टेस्ट 1 में आ रहा है। अब पता नहीं आपके स्कूल में क्यों चैप्टर 1 कैंसिल कर लिए हैं, क्योंकि चैप्टर 1 जब तक हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो चैप्टर 2 के बारे में हमें आइडिया उतना नहीं चल पाएगा, क्योंकि चैप्टर 1 जो है वो चैप्टर 2 के साथ जुड़ता है बेटा। चैप्टर 1 मैटर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता है। जैसे कि आप अभी आने वाले क्लास में पढ़ेंगे कि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है चैप्टर 1 में, जिसकी कनेक्टिविटी चैप्टर 2 से होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हो तो बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा कि ये क्यों होता है, जो कि चैप्टर 1 से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सारे चैप्टर्स को हम सिस्टमेटिक वे में लेके चल रहे हैं, और मुश्किल से मेरे ख्याल से 4 या 5 लेक्चर और बचा हुआ है कि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो विद इन 2 और 3 वीक, 2 से 3 वीक में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल बी मूविंग टू चैप्टर 2। तो आप बस पेशेंस रखिए, आप बस पेशेंस रखिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि दोनों तरफ जाकर कोरिलेट करना चाहते हैं कि सर मेरे स्कूल में ये चल रहा है, कोचिंग में ये चल रहा है, तो कैसे होगा। तो हम बोलते हैं कि बेटा हम लोग कोचिंग में जो क्लास चलाते हैं वो एकदम सिस्टमेटिक वे में क्लास चलाते हैं। हमें पता है कि एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तब बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से उनको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर रैंडम वे में हम चैप्टर्स को चढ़ा दिए तो कोई भी मतलब का नहीं रहेगा, कोई भी काम का नहीं रहेगा। बस यू हैव टू बी पेशेंस। सर व्हाट आई डू, बेटा मैं तो यही बोलूँगा कि आप कोचिंग की क्लास भी करिए और साथ ही साथ आप स्कूल में भी करिए, तो आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा। कोच स्कूल में भी तो पढ़ाई होती होगी, ये तो नहीं कि स्कूल वाले पढ़ाई नहीं कराते होंगे, स्कूल में भी पढ़ाई होती है, पर उसको भी आप फोकस करिए, कोचिंग की भी क्लास फोकस करिए। कोचिंग की क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। स्कूल वालों ने चैप्टर 1 नहीं पढ़ाया है, आपने कोचिंग की क्लास मिस कर दिया, तो मतलब कि आपका चैप्टर 1 हुआ ही नहीं, और चैप्टर 2 में आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी क्लास मिस मत करिए, दैट इज़ द की पॉइंट फॉर योर सक्सेस। की पॉइंट यही है कि आप कोई भी क्लास मिस करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन रेज करते हैं, वार्म अप योर ब्रेन वाला। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट कोई भी डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, सारे बच्चे लगा लेंगे। मुझे तो यही लगता है कि सारे बच्चे लगा लेंगे। पर यहाँ पे जो आज का क्वेश्चन है वो MCQ टाइप का नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन किस कैटेगरी में जा रहा है। क्वेश्चन देखिए सीधे, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। आपको क्लासीफाई करना है, नीचे 7 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन 7 को आप ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन में क्लासीफाई करना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑस्मोसिस होगा और कौन सा डिफ्यूजन होगा। बड़ा बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहला स्टेटमेंट है स्वेलिंग अप ऑफ अ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। रेजिन का मतलब किशमिश। जब किशमिश को वाटर में डालते हैं तो कुछ देर के बाद वो फूल जाता है। क्या ये आपको ऑस्मोसिस लगता है, क्या डिफ्यूजन, वो बताइएगा। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। कोविड है, कोई छींक दिया, वायरस स्प्रेड कर गया, तो ये क्या होगा, ऑस्मोसिस की डिफ्यूजन। अर्थ वॉर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कॉमन सॉल्ट। जब हम लोग अर्थ वॉर्म में, केचुआ अर्थ वॉर्म में कॉमन सॉल्ट डालते हैं तो वो मर जाता है, क्यों, ऑस्मोसिस की वजह से या डिफ्यूजन की वजह से। श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप। थिक शुगर सिरप में जब हम लोग अंगूर को रखते हैं तो वो सिकुड़ जाता है,
प्रिजर्विंग ऑफ पिकल्स इन सॉल्ट, सॉल्ट का डालना पिकल्स के प्रिजर्वेशन में। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक्ड इन द किचन। एक्वाटिक एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो बताइए आप लोग क्या करिए ना, इतना एक एक करके मत करिएगा। आप क्या करिए कि डिफ्यूजन लिखिए, उसके बाद आपको जो जो स्टेटमेंट डिफ्यूजन में लग रहा है उसको बस मार्क कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि 3, 5 और 7 डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन के आगे 3, 5 और 7 लिख दीजिए बस। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ और 1 मिनट का समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए और बताइए कि आपको क्या लगता है इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर वे। ओके, साहिल यादव, डिफ्यूजन 2, 3, 4। साहिल को लगता है कि सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला डिफ्यूजन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा तभी आपका आंसर सही होगा। अच्छा, एक यहाँ पर है अमरीश है, अमरीश को लगता है कि 1, 3, 4, 5, 7 है, ऑस्मोसिस है। 1, 3, 4, 5 और 7 ऑस्मोसिस है और बाकी जो है वो डिफ्यूजन है, बाकी जो है वो डिफ्यूजन है। ओके, ओके, अक्षय 3, 5, 7 डिफ्यूजन मान रहे हैं कि थर्ड वाला, 5 वाला और 7 वाला जो है वो डिफ्यूजन है। चलिए कोशिश करिए, बच्चे कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि दे आर ट्राइंग एंड दे आर ट्राइंग हार्ड टू जस्टिफाई देयर आंसर। काफ़ी बच्चे ने आंसर कर दिया। दक्ष, संदीप, अक्षय, अम्बरीश, साहिल, वंदना, ममता, सुधीर, आशुतोष एंड रेस्ट ऑल। ओके, और शशिकांत पांडे तो पूछ रहे हैं कि सर ये डिफ्यूजन क्या होता है। शशिकांत पांडे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि आप वही सवाल पूछते हैं जो मैं क्लास में बताता हूँ, या तो आप दो पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ बच्चे जो है सेम सवाल को रेज करते हैं जो मैं क्लास को बताता हूँ। शशिकांत पांडे, या तो आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आप क्लास को एकदम सिस्टमेटिक वे में कर नहीं रहे हैं, या फिर आप क्लास को मिस कर रहे हैं। बिल्कुल मत करिए, ये दोनों ही काम करना गुनाह है। दैट इज़ अ, क्या बोलते हैं, अ कैटेगरी ऑफ पाप। ये पाप आप कर रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज़ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन का नाम मैंने लगभग 10 बार तो लिया ही होगा। डिफ्यूजन क्या होता है मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। शशिकांत पांडे, आप मेरे वीडियो को रिवाइज करिए। आपसे मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप रिवाइज करिए, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। ओके, चलिए अब मेरी बारी है और मैं आपको बताता हूँ कि कौन ऑस्मोसिस होगा, कौन डिफ्यूजन होगा। सबसे पहली बात यह है कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन in which solvent particle, mainly solvent particle या particle भी बोल सकते हैं, particle moves from higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। अगर कहीं पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गया, मैंने आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बता दिया था कि सेल मेम्ब्रेन होता है, आमतौर पे सेल मेम्ब्रेन ही होता है, या फिर एग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर कहीं पर आ गया तो वहां पे ऑस्मोसिस होगा। जैसे कि पहला स्टेटमेंट देखिएगा, स्वेलिंग अप ऑफ अ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। हमने देखा है कि किशमिश जो होता है एकदम सिकुड़ा सा रहता है, उसको घंटे 2 घंटे के लिए पानी में रख दीजिए, साफ पानी में रख दीजिए, और पानी में रखने के बाद वो क्या होता है, एकदम फूल जाता है, अंदर लगता है कि पूरा का पूरा पानी भर गया है। और वैसे पानी भरता भी है क्योंकि पानी जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? जैसे कि हम इसको ड्रॉ करते हैं,
हमने यहाँ पे क्या किया, बीकर ले लिया, इसमें हमने पानी भर दिया और ये जो है छोटा सा हमने रेजिन ले लिया, दैट इज अ रेजिन। दिस इज अ प्योर वाटर। ये क्या है बेटा, ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर का मतलब वाटर पार्टिकल का कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है। और रेजिन के अंदर क्या होता है, रेजिन के अंदर ढेर सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, शुगर होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें होते हैं। तो रेजिन के अंदर क्योंकि वो सिकुड़ा हुआ है उसमें वाटर का अमाउंट कम होता है। किशमिश के अंदर वाटर का अमाउंट कम होता है और बाहर जो है वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अब ये है कि बीच में कोई बैरियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जो रेजिन है उसके बाहर का जो कवरिंग है वो बैरियर की तरह काम कर रहा है और वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। असल में वो क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अकरिंग बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑस्मोसिस हो रहा है। तो हम इसके आगे लिख देंगे ऑस्मोसिस। ओ का मतलब ऑस्मोसिस, वन जो ऑस्मोसिस होता है। और कुछ देर के बाद देखेंगे यहाँ पर सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी हो जाती है बच्चा। कैसी, यहाँ पर फूल जाता है रेजिन। क्या होता है, फूल जाता है। नहीं, वेरी गुड, बिल्कुल अम्बरीश, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। इस ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए तो मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। स्पेशल है वो थोड़ा सा। क्यों स्पेशल है, बिकॉज ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से। और क्यों स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। तो यस यू कैन से दैट, क्या नहीं है, वी कैन से ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। हाँ दक्ष, ओके। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, हमने छींका, हमें क्या है, कोरोना है, वैसे है नहीं, हमें कोरोना है, वायरस मेरे अंदर भरा हुआ है, हमने छींका। जैसे ही छींकते हैं तो पूरा का पूरा वायरस क्या होता है, फैल जाता है। बोलते हैं ना 6 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो वही बात है, 6 गज की दूरी में पूरा क्या हो जाता है, वायरस जो एकदम फैलने लगता है। तो यहाँ पे क्या कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नाम की चीज़ है अपने एटमॉस्फेयर में, नहीं। तो यहाँ पे वायरस जो होता है वो मूव कर रहा है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सेकेंड ऑप्शन इज डिफ्यूजन। सेकेंड क्या है बेटा, डिफ्यूजन। वेरी गुड, दैट इज अ डिफ्यूजन। 6 गज की दूरी, नहीं 2 गज की दूरी। 2 गज का मतलब क्या होता है, 6 फीट। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। हाँ ज़रूरी तो है ही है मास्क, जब तक कि सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है, 100% नॉर्मल नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज़ द बेटर क्योर। प्रिकॉशन जो है एक बहुत ही बढ़िया क्योर है। थर्ड वन, अर्थ वॉर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कॉमन सॉल्ट। ये शायद आप लोगों ने महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि आज कल ज़मीन इतनी पॉल्यूटेड हो गई है, ज़मीन इतनी पॉल्यूटेड हो गई है, जैसे कि बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। मे भी शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। इट इज़ अ थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़क रही है, सब कुछ हो रहा है, थंडर स्टॉर्म है। तो मे भी शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बट टू कनेक्ट विथ अस, कनेक्टेड मोड में रहिएगा, ठीक है, खैर बनाए रखिए। तो मैं ये बोल रहा था कि आजकल का जो ज़मीन इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि इसके अंदर जो है वॉर्म्स रहते ही नहीं रहते हैं। इतना हम लोग पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो वॉर्म सब मर जाते हैं। पर पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम लोग थोड़ी सी मिट्टी खूंदते थे, खुदाई करते थे, थोड़ी खुदाई करने के बाद ही वहाँ पे ढेर सारे वॉर्म्स निकलते थे। एंड दैट वॉर्म इज, हाँ, so that worm is called as earthworm। निकलता है ना, पतला पतला सा लंबा सा earthworm निकलता है। तो जब earthworm निकलता है तो हम लोग क्या करते थे कि अच्छी चीज़ नहीं है वो, सॉइल वैसे अच्छी भी है और हमारे लिए तो अच्छी नहीं है, इनफैक्ट हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि earthworm जो होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। पर हम लोग बचपन में क्या करते थे कि ऐसे ही अनजाने में हम लोग जब भी घर के अंदर कुछ आता था, अर्थवॉर्म आ जाता था अचानक से घर के अंदर, बारिश होती थी तो बहुत जल्दी निकलता था। आजकल के सीज़न में तो बहुत कॉमन सी बात है।
तो अर्थवर्म निकल के घर में आता था, तो हम लोग क्या करते थे कि उसमें थोड़ा सा नमक छिड़क देते थे। इसमें अर्थवर्म में नमक छिड़क देते थे, या फिर हम लोग उसमें भी क्या बोलते हैं कि लीचेज़ में, लीच पानी में पाया जाता है, तो लीचेज़ में भी कभी कभी हम लोग को मिल जाता था, उस पर नमक छिड़क जाते थे। और जैसे ही हम लोग नमक छिड़कते थे, फ्रेंड ऑफ फार्मर, वेरी गुड वंदना, नमक छिड़कते थे, वो एकदम सिकुड़ने लगता था, एकदम सिकुड़ जाता था और ढेर सारा उसके अंदर से पानी निकलता था। तो ये बोलते थे कि पानी जो है अर्थवर्म के अंदर से बाहर निकलता है, क्योंकि सॉल्ट में पानी नहीं है, तो वहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लो है, और अर्थवर्म की बॉडी के अंदर, लीच के बॉडी के अंदर पानी सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ऑल्सो। तो जैसे ही नमक छिड़कते थे, वहाँ पर पानी खूब बाहर निकलता था, प्रेसिपिटेट आउट करता था। तो हम लोग देखते थे कि अर्थवर्म या फिर लीच वहीं पे मर जाता था। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है ऑस्मोसिस की वजह से। क्यों ऑस्मोसिस की वजह से? क्योंकि अर्थवर्म का सरफेस एक सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, या लीच का सरफेस एक सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। तो वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से बॉडी के अंदर से लो कंसंट्रेशन बॉडी के बाहर मूव करता है बाय द थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यू कैन से दैट थर्ड ऑप्शन इज रिलेटेड विद ऑस्मोसिस। यस सर। ठीक है ममता, आपकी फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, वीडियो इज नॉट क्लियर। बड़ा दिक्कत है। थोड़ा सा आप देखिएगा ममता कि वीडियो किस तरीके से क्लियर होगी। हो सकता है तो आप नेटवर्क को चेंज कर लीजिए। होता है कि कुछ नेटवर्क किसी जगह पे सही नहीं रहता है या दूसरी जगह पर सही रहता है। ठीक है, अच्छा अक्षय ने ट्राई किया है। फोर्थ वाला, श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन द थिक शुगर सिरप। ये भी वही बात है, ग्रेप्स के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, तो वाटर जो है अंदर से बाहर की तरफ जाता है। सब शुगर सिरप में हम लोग उसको ऐड करते हैं। शुगर सिरप में वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है, तो वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। फिफ्थ, प्रिजर्विंग ऑफ पिकल्स इन सॉल्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्विंग ऑफ पिकल्स इन सॉल्ट। ये देखते हैं कि जो हम लोग घर में अचार बनाते हैं या फिर पिकल्स बनाते हैं, तो उसमें हम लोग ढेर सारा सॉल्ट डालते हैं। तो सॉल्ट डालने का दो कारण है कि उसको एक टेस्ट देने का कारण होता है, साथ ही साथ सॉल्ट एक और काम करता है कि जो अचार हमने बनाया है उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। अब बात यह कि किससे प्रिजर्व करने का काम करता है, किससे? तो रीज़न इज़ द सेम, फंगस से या फिर बैक्टीरिया से प्रिजर्व करने का काम करता है, खासकर फंगस। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग पिकल्स को ओपन एटमॉस्फेयर में काफ़ी दिनों तक छोड़ दें तो उसमें फफूंद लग जाता है। फफूंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगस। उसमें फंगस लग जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा नमक जो है उसमें पिघल गया है। नमक जो है अपना काम करना बंद कर दिया है, पिघल के अंदर की तरफ चला गया है, तो फफूंद बनना स्टार्ट हो जाता है। अब जब हम लोग नमक डालते हैं तो वो फफूंद बनने से रोकता है। क्यों? क्योंकि फफूंद के सेल को ये डिस्ट्रॉय करता है। फफूंद के सेल को ये डिस्ट्रॉय करता है। फफूंद के अंदर जो पानी है उसको बाहर खींच लेता है। क्योंकि सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए पानी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकालना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट फिफ्थ वन इज ऑल्सो ऑस्मोसिस। सिक्स्थ वन, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक्ड इन किचन। किचन में केक बनाइए तो पूरे के घर वालों को पता चल जाता है कि केक बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। और सेवेंथ वाले की बात करते हैं तो एक्वाटिक एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है सेवेंथ वाला, डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है कि ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस है? ये क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन की ऑस्मोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ओके, 5 वाला ऑस्मोसिस, ठीक है। तो सेवेंथ वाले की बात करते हैं कि एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल में खासकर मछलियाँ आती हैं। तो मछलियाँ जो होती हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। पहली बात यह है कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या सॉल्वेंट है? नहीं, ऑक्सीजन जो है गैस की तरह काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? गैस की तरह काम कर रहा है। तो गैस में आम तौर पे डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। तो सेवेंथ वाला डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
बिकॉज गैस इज नॉट अ सॉल्वेंट, गैस इज अ पार्टिकल जो कि अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है आसानी से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो 7 वाला हम लोग डिफ्यूजन में रखेंगे। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड अक्षय एंड सुधीर ऑल्सो वेरी गुड, अम्बरीश ऑल्सो वेरी गुड, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। सो दैट इज ऑल। काफ़ी टाइम भी ले लिया, ये आधा घंटा ले लिया, पर हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जाना। तो सबको बात समझ में आ गई से क्लियर? अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन रेज करिए, अगर डाउट नहीं है तो क्या हम अगले स्लाइड पर मूव करें, अपने लेक्चर को स्टार्ट करें? से यस। टाइम देते हैं आपको 1 मिनट का समय। कोई भी डाउट, कोई भी जैसा भी डाउट हो आप पूछिए। वेरी गुड। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, हम लोग ढेर सारी सांस ले लिए हैं, तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन भर गई है, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो गया? भर गया है। तो यही ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के थ्रू, हमारे फेफड़ों के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? ब्लड में जाता है, और ब्लड से कहाँ जाता है? सेल की तरफ जाता है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिफ्यूजन वाला होता है, पूरा का पूरा डिफ्यूजन वाला होता है। सुधीर सर व्हेन यू सेंड द नोट बिकॉज माय टेस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट। अच्छा, अभी भी आपको नहीं मिला क्या? चलिए अभी तुरंत हम मैसेज करते हैं निराला सर को, सुधीर यादव जी की प्रॉब्लम है, ठीक है, सेंड करते हैं, तो आपका वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव टू आवर टुडेज टॉपिक टेम्परेचर। हेडिंग डालिएगा टेम्परेचर, हेडिंग डालिएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं। कोई बात नहीं ममता, सुधीर हमने सुन लिया। टेम्परेचर, सबसे पहली बात है कि टेम्परेचर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ममता अगर आप समझ रही हैं तो अच्छी बात है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आप नई नई सीखेंगी, तो समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सही आंसर देना। हो सकता है कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, बस कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करते करते एक दिन आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो व्हाट इज़ अ टेम्परेचर? ओके sir, can't it possible that diffusion of solid into another solid? If yes, then please one example tell us. ये हम ज़रूर थोड़ी मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको शो करेंगे कि सॉलिड सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। वो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हुए आपको बताऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वरना अभी उसको हम इस क्लास में कैरी नहीं करेंगे। आने वाले क्लास में जब सही समय आएगा तब हम उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि उसको भी आपको बताना है। तो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं? लेट्स फोकस आवर माइंड टूवर्ड टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने इसका आंसर दिया है, इट इज़ द डिग्री और मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एकदम वही आंसर जो मैं देता हूँ। व्हाट इज अ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री को क्या बोलते हैं? मेजर। कि अगर हम किसी चीज़ के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करते हैं कि कोई चीज़ कितना ज़्यादा गर्म है या कोई चीज़ कितना ज़्यादा ठंडा है। देखिए गर्म है वो ये अलग बात है, ठंडा है वो अलग बात है। ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई कि सब्सटेंस इज़ हॉट एंड सब्सटेंस इज़ कोल्ड, बट बाद में बात ये आता है कि कितना गर्म है, तब उसके लिए हमें मेज़र करना पड़ेगा, हमें उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। या कितना ठंडा है, दो चीज़ें ठंडी है, तो क्वेश्चन आता है कि दोनों चीज़ें जो ठंडी है तो उसमें कौन सी ज़्यादा ठंडी है या कौन सी कम ठंडी है। तो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये चीज़ बताने के लिए आपको कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड दैट मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस विल बी कॉल्ड एज टेम्परेचर। डिग्री हमने क्यों बोला? क्योंकि टेम्परेचर को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को हम लोग क्या इसमें मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर इज द डिग्री और मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस।
बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, लिख लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका नंबर काटे। बस छोटा और इफेक्टिव। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस या मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस विल बी कॉल्ड एज टेम्परेचर। बस और कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिख दीजिए। दैट विल बी मोर देन एनफ, दैट विल बी मोर देन एनफ। ऐसे नहीं होता है कि हम लोग को बुखार चढ़ता है, जब बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर सबसे पहले यही पूछता है कि कितना बुखार है, कितना बुखार है, क्योंकि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डेविएट करता है, बुखार में क्या होता है, बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। तो डॉक्टर सबसे पहले ये पूछता है कि कितना ज़्यादा बुखार है, उसी के हिसाब से वो दवाई देता है। अगर कम बुखार है तो पैरासीटामोल देगा या हाँ पैरासीटामोल देगा, बोलेगा कि सही हो जाएगा। पर अगर ज़्यादा बुखार है तो उसके पीछे कारण खोजता है कि क्यों इतना ज़्यादा बुखार हो गया है, तो एंटीबायोटिक भी चला देते हैं और पैरासीटामोल भी चला देते हैं, जैसे कि वायरल फीवर में होता है। तो बुखार है मतलब कि हमारी बॉडी गर्म है, पर कितनी गर्म है ये जानने के लिए हम लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और थर्मामीटर करता क्या है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापता है। किसमें नापना है, डिग्री में नापता है। बोलता है कि इतना डिग्री सेल्सियस या इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री में नापता है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस या मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस विल बी कॉल्ड एज ए टेम्परेचर। चलिए कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। सर टेम्परेचर एंड हॉटनेस में क्या अंतर होता है? बेटा टेम्परेचर जो होता है वो एक जनरल टर्म है और हॉटनेस और कोल्डनेस जो है एक रिलेटिव टर्म है। हॉटनेस और कोल्डनेस एक रिलेटिव टर्म है। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है ममता ने, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि टेम्परेचर और हॉटनेस में क्या फ़र्क है। तो हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर एक जनरल टर्म है जो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट ऑफ हीट के बारे में बताता है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ मत लिखिएगा। टेम्परेचर एक जनरल टर्म है जो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट ऑफ हीट को बताता है कि इस सब्सटेंस के पास कितना अमाउंट ऑफ हीट है। जो हॉटनेस टर्म है और कोल्डनेस टर्म है, ये दोनों जो है वो रिलेटिव टर्म है। जैसे कि दिन है तो रात है, सूरज है या धूप है तो छाँव है, ये सब क्या रिलेटिव टर्म है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि हमने एक सब्सटेंस लिया है और बोलते हैं कि ये जो हमारा जो सब्सटेंस है इसके पास टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। 50 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं कि मार्कर है और इस मार्कर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने क्या मेज़र किया है, केवल टेम्परेचर मेज़र किया है। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है वो गर्म है कि ठंडा है, ये गर्म है कि ठंडा है। अब ये मार्कर गर्म है कि ठंडा है, इसको बताने के लिए आपको एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए या आपको किसी और चीज़ का टेम्परेचर चाहिए जिससे कि हम कंपेयर कर सकें। बिना कंपेयर करे, बिना किसी रेफरेंस टेम्परेचर के साथ कंपेयर किए हम नहीं बता सकते हैं कि ये गर्म है कि ठंडा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि ये जो मार्कर है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है वो गर्म है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो ये ठंडा लग रहा है। क्यों ठंडा लग रहा है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। सपोज मान लेते हैं 60 होता नहीं है, पर मान लेते हैं 60 है। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 60 है और इसका 50 है, तो एटमॉस्फेयर के रिलेटिव जो है ये क्या है बेटा, ठंडा है। पर अगर हम अपनी बॉडी के हिसाब से नापें, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इसका है 50 डिग्री सेल्सियस, तो मेरी बॉडी के हिसाब से ये क्या हो गया, गर्म हो गया। तो हम लोग बोलते हैं कि गर्म और ठंडा जो है एक रिलेटिव टर्म है। कोई चीज़ गर्म है तो किसी दूसरे से गर्म होगा, कोई चीज़ ठंडा है तो किसी दूसरे से ठंडा होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव टर्म एंड द टेम्परेचर इज द एब्सोल्यूट टर्म। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं लिखता हूँ, लिखिएगा। टेम्परेचर इज अ एब्सोल्यूट टर्म, टेम्परेचर इज अ एब्सोल्यूट टर्म
टेम्परेचर इज अ एब्सोल्यूट टर्म which tells about amount of heat present in a substance, which tells about amount of heat present in a substance. टेम्परेचर इज अ एब्सोल्यूट टर्म, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है. टेम्परेचर इज अ एब्सोल्यूट टर्म्स which tells about amount of heat present in a substance. बेटा हम सब बात करेंगे, दक्ष, आशुतोष सब बात करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखिए. टेम्परेचर इज अ एब्सोल्यूट टर्म विच टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, वेयर एज हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर रिलेटिव टर्म. वेयर एज हॉटनेस एंड coldness are relative term. Whereas hotness and coldness are relative term. Hotness and coldness are relative term. That is all about the temperature. टेम्परेचर के बारे में हमें इतना ही बात करना है. अब ये है कि मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर को हम लोग मेज़र करते हैं, तो ऑब्वियसली सवाल ये होता है कि टेम्परेचर को हम लोग किस तरीके से मेज़र करते हैं. तो टेम्परेचर को हम लोग 3 स्केल में मेज़र करते हैं. सो वेरियस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 स्केल है. वी गॉट 3 स्केल्स टू मेज़र द टेम्परेचर. सबसे पहला है सेल्सियस स्केल, अ वेरी कॉमन स्केल. सेल्सियस स्केल आमतौर पे हम लोग ज़्यादातर सेल्सियस स्केल का ही इस्तेमाल करते हैं, अ वेरी कॉमन स्केल. दूसरा है केल्विन स्केल, अनदर कॉमन स्केल विच इज़ यूज्ड इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में हम लोग केल्विन स्केल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. सेल्सियस स्केल का हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं. केल्विन में या फिर कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग केल्विन स्केल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो केल्विन इज़ अ SI यूनिट है. केल्विन क्या होता है? ये SI यूनिट है. दिस इज SI यूनिट. SI यूनिट किसका? टेम्परेचर है. SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज अ केल्विन स्केल. तो एक सेल्सियस स्केल हो जाता है जो कि एक कॉमन स्केल है. दिस इज अ कॉमन स्केल. दूसरा होता है केल्विन स्केल. इसके अलावा एक और स्केल आता है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं, कॉल्ड एज फ़ारेनहाइट स्केल. क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल. तो 3 स्केल है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट. तीनों स्केल जो है साइंटिस्ट के नाम पर बना हुआ है. सेल्सियस स्केल जो है सेल्सियस के नाम पर बना हुआ है, केल्विन स्केल जो है केल्विन के नाम पे बना हुआ है, और फ़ारेनहाइट स्केल जो है फ़ारेनहाइट के नाम पे बना हुआ है. इनका जो सिंबल होता है, सेल्सियस स्केल को हम लोग डिग्री C में लिखते हैं, केल्विन स्केल को K में लिखते हैं, और फ़ारेनहाइट स्केल को डिग्री F में लिखते हैं. मतलब कि डिग्री जो है केवल सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में होता है. केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं होता है. अब बच्चे पूछ रहे हैं कि क्यों सर केल्विन में क्यों नहीं डिग्री होता है? तो यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ये आज का आपका होमवर्क रहेगा. आपको बताना है कि वाई देयर इज नो डिग्री इन केल्विन स्केल. क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए. होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए, वाई देयर इज नो डिग्री इन केल्विन स्केल. वाई देयर इज नो डिग्री इन केल्विन स्केल. दैट विल बी योर होमवर्क. और इसको एकदम ज़रूर से सोच कर, खोज कर, विचार करके सब कुछ तरीके से आप इसका आंसर अगले क्लास में बताएंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पेज के थ्रू हमें जवाब भेज सकते हैं कि वाई देयर इज़ नो डिग्री इन केल्विन स्केल. तो देयर इज़ 3 स्केल. आमतौर पे हम लोग 3 स्केल का इस्तेमाल करते हैं. फ़ारेनहाइट स्केल का हम लोग काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं. इनफैक्ट बहुत कम बार बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ करते हैं आमतौर पर. जैसे कि बोलते हैं ना 98 डिग्री टेम्परेचर है, तो 98 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल है. डिग्री सेल्सियस तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि 98 डिग्री पर जाते जाते हमारा खून जो है एकदम उबलने लगेगा. कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा? 98 डिग्री सेल्सियस है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि हमारा खून उबलने लगेगा. तो बहुत सारे लोग गलती से ये बोल देते हैं कि
हमारा जो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, इतना बुखार है कि टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस है, वो बिल्कुल गलत है। वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का स्केल जहाँ तक मुझे ख्याल है, जहाँ तक मैं देखता हूँ, केवल बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग करते हैं। डिग्री सेल्सियस एक बहुत ही कॉमन सा स्केल है, ज़्यादातर इसी का हम लोग यूज़ करते हैं, पर केमिस्ट्री फील्ड में हम लोग केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं फॉर दी कैलकुलेशन पर्पस। नोट करिएगा, ये बात नोट करिएगा। इन केमिस्ट्री फील्ड वी यूज केल्विन स्केल, वी यूज केल्विन स्केल फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ये एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री फील्ड में हम लोग केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। कभी भी कैलकुलेशन के लिए हम लोग डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी भी कैलकुलेशन के लिए हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों, केल्विन स्केल में इतना क्यों खास बात है कि केवल उसी का इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए करते हैं, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं करते हैं? तो बताइए आप, आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हम लोग करते हैं? 1 मिनट का समय देते हैं और आप जल्दी से बताइए। ओके, ममता बोल रहे हैं कि वाटर फ्रीजेज है 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बेटा, ये तो कॉमन सी बात है। दक्ष 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल ये हम लोग बात करेंगे भी। अक्षय फ़ारेनहाइट पॉजिटिव नेगेटिव, ओके सर प्लीज़ से अगेन। शशिकांत, मैं ये बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग केवल केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस का नहीं करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट का नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वाई? बच्चे सोच में पड़ गए हैं कि ये तो बड़ा तगड़ा वाला सवाल सर पूछ दिए हैं, ये तो हमको पता ही नहीं है। थोड़ा बहुत जिसको टेम्परेचर का नॉलेज होगा, स्केल्स का नॉलेज होगा, वो तुरंत बता देगा ये ऐसा क्यों। दक्ष, ममता, अक्षय, सुधीर, साहिल एंड रेस्टॉल, बताइए ऐसा क्यों? साहिल, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। कोशिश अच्छी थी पर आंसर उतना भी सही नहीं है। हाँ वो तो है ही है, एसआई यूनिट, इसीलिए तो हमने केल्विन को रखा हुआ है। दैट्स वाई केल्विन इज़ एसआई यूनिट। किसी कोई सोच समझ के ही लिखा गया है कि क्यों केल्विन जो है एसआई यूनिट में होता है। टेम्परेचर इन केल्विन इज़ मोर इफेक्टिव देन सेल्सियस। बेटा टेम्परेचर किसी स्केल में रखिए, वो इफेक्टिव ही रहेगा, वो इफेक्टिव ही रहेगा, अपना वो नॉलेज दे देगा, हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बता देगा। अक्षय सिंह, 0 पॉजिटिव नेगेटिव। अक्षय थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, मे बी यू आर गोइंग टू द आंसर, यू आर गेटिंग द आंसर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। ओके, मेरी बात सुनिएगा। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट नेगेटिव में भी होता है, बस यही सबसे बड़ा कारण है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट नेगेटिव में भी होता है, और जब हम लोग नेगेटिव में वैल्यू रखेंगे तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। केल्विन स्केल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। केल्विन स्केल का सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है बेटा? 0 है, और उससे कम कभी नहीं होता है, नेगेटिव में कभी नहीं होता है। इस वजह से केल्विन स्केल जो है कैलकुलेशन सही कराता है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन कभी सही नहीं कराता है। लिखिएगा, इस आंसर को लिखिएगा, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। नोट करिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, किताबों में ये सब नहीं मिलेगा।
Degree Fahrenheit and degree Celsius are also in negative. Degree Fahrenheit and degree Celsius are also in negative, which cannot be used for calculation purpose. Which cannot be used for calculation purpose. Which cannot be used for calculation purpose. Because they will give false result. Because they will give false result. Because they will give a 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 false result. अब अमरीश पूछ रहे हैं कि सर नेगेटिव होने से क्या प्रॉब्लम है? बेटा नेगेटिव होने से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कहीं टेम्परेचर वाला अगर वैल्यू हो गया, टेम्परेचर वाला वैल्यू हो गया और वहाँ पे माइनस हो गया, माइनस का मतलब ये हो जाता है कि नेगेटिव में वैल्यू चल रही है। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? सब कुछ घटाना चालू कर देगा। तो कभी भी कोई चीज़ घटती नहीं है। इनफैक्ट टेम्परेचर में कभी भी कोई चीज़ घटती नहीं है। टेम्परेचर जब एकदम ख़त्म होता है, टेम्परेचर जब एकदम ख़त्म होता है, मतलब कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हीट एनर्जी एकदम नहीं है, हीट एनर्जी एकदम नहीं है, तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत पते की बात बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर जो है वो किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद हीट एनर्जी को मेज़र करने का तरीका है। मेज़र करने का क्या है बेटा? तरीका है। टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हीट एनर्जी को मेज़र करने का तरीका है। एक बात आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी चीज़ के पास हीट एनर्जी है, एकदम सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी भी चीज़ के पास हीट एनर्जी है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास एनर्जी आ गया, और एनर्जी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी होगा तो पार्टिकल मूव करेगा। हम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से कोरिलेट करते हैं। देन द थिंग विल बी वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। तो मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर सब्सटेंस के अंदर मौजूद हीट एनर्जी को मेज़र करने का तरीका है, और अगर किसी भी सब्सटेंस के पास हीट एनर्जी है तो उस सब्सटेंस के पास काइनेटिक एनर्जी होगा और पार्टिकल मूव करेगा। मान लीजिए अगर हीट एनर्जी को हम लोग जिस स्केल में मेज़र कर रहे हैं उसमें दोनों वैल्यू है। कौन कौन सी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है। तो पॉजिटिव वैल्यू तो अपना सही काम करेगा, मतलब कि हमें जो काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी वो पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? पॉजिटिव हमें मिलेगा। पर वहीं अगर हमने नेगेटिव वैल्यू ले लिया तो सीधी सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। पर क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव में होता है? नहीं। काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? ज़ीरो होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव में हम लोग कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। केल्विन स्केल एकदम परफेक्ट स्केल है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि केल्विन का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। और केल्विन का सबसे मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब ये है कि सब्सटेंस के अंदर किसी भी तरह का हीट एनर्जी नहीं है, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो। जब किसी सब्सटेंस के पास कोई हीट एनर्जी है ही नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो। जब कोई हीट एनर्जी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। मतलब कि ज़ीरो ही एक मिनिमम वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि केल्विन स्केल एकदम अच्छी तरीके से क्या करता है? जस्टिफाई करता है। तो दैट्स हाउ वी कैन से दैट केल्विन स्केल इज द ओनली स्केल यूज फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। वी नेवर यूज द सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। वी नेवर यूज सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। नोट करिए।
we never use Celsius and Fahrenheit scale because they will make the value negative. पूरे के पूरे वैल्यू की ये नेगेटिव बनाना चालू कर देंगे और वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होता है। केमिस्ट्री में हम लोग यही देखते हैं। तो दैट इज द सिंपल वे टू डिफाइनिंग द यूज ऑफ वेरियस स्केल ड्यूरिंग द केमिस्ट्री फील्ड। अब इसमें यह है कि बहुत सारी बातें तो आपको समझ में आई है, कुछ बातें अभी भी कुछ कन्फ्यूजन में रहती है। जो कन्फ्यूजन में रहती है ना वो धीरे धीरे सही हो जाती है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बात बताई है वो थोड़ा सा हायर लेवल की बात है। इतनी बातें आपको अगर पता है तो थोड़ा बहुत आपके पास लेवल हाई हो गया है, क्योंकि ये चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन पर्पस में हम लोग केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझना है कि क्यों केल्विन स्केल का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कोई इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और जब आप फ्यूचर की क्लास में इक्वेशन का यूज़ करोगे, फ्यूचर में जब आप केमिस्ट्री में इक्वेशन यूज़ करोगे, टेम्परेचर वाला इक्वेशन, तो वहाँ पे आप चीज़ें और भी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। चीज़ें क्या हो जाएंगी? और भी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। मेरे ख्याल से 9th क्लास में ICSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड में तो कम सिलेबस है, पर ICSE बोर्ड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस है। और ICSE बोर्ड में 9th क्लास में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक ऐड किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट शायद आपने सुना भी होगा, या फिर जो ICSE बोर्ड से हैं उनको पता भी है कि गैशियस स्टेट या गैस से जुड़ी हुई बातें हम लोग को करना रहता है। तो जब गैशियस स्टेट में कुछ फॉर्मूले आप लोग लगाएंगे, हम बताएंगे, हमारा जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा, तो हम लोग गैशियस स्टेट को भी थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे। उसमें भी हम लोग कुछ नॉलेज लेंगे कि ICSE बोर्ड को समझ में आ जाए, और जो CBSE बोर्ड में है उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए। तो गैशियस स्टेट में हम लोग जब इक्वेशन अपनाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर वाला टर्म आने लगता है, और गैशियस स्टेट के इक्वेशन से ही हमें समझ में आता है कि क्यों टेम्परेचर को नेगेटिव नहीं करना चाहिए, क्यों टेम्परेचर को नेगेटिव नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, प्लाज्मा BEC अभी बाकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है। अभी तो हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने बोला ना, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। पर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें हैं वो टाइम लेंगी। जैसे कि इसके बाद मुझे आपको बताना है कि टेम्परेचर का अलग अलग जो स्केल है उसके बीच में इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट वन स्केल इनटू अनदर स्केल। और दूसरा जो चीज़ आपको बताना है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन द टेम्परेचर स्केल, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर भी देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और सुधीर बेटा, मैंने आपकी बात को नोट कर लिया है, जस्ट अभी मैं उनको सर को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। आकाश, आकाश